पहाड़ों के सौंदर्य के नज़ारे मनमोहक, रंग बिरंगी सुगंधी फूलों की महक, आसमां में नीले रंगों के तेजस्वी बादल, चारों ओर हरियाली के पन्नों की मखमल, झरनों से बहता शुभ्र चमचमता पानी, सोने पे सुहागा, ऐसे मणिपुर के लोग लुभावनी, आँखों को सुखद अनुभव देने वाले वो सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, पहाड़ों और घाटियों से बहने वाले निर्मल कलकल करते झरने, वह तेजी से बहने वाली हवा और उज्जवल सूर्य प्रकाश में मन को मोह लेने वाला वह हरा भरा चमचमाता दृश्य, और इस संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य में सबसे अनुपम मूल्यवान चमचमाते हीरे जैसे वहाँ के खुश मिजाज, हमेशा ही भाईचारा जताने वाले वहाँ के लोग। मणिपुर, ये चार शब्द जब भी कहीं कानों में पड़ जाते या मन में गूंज रहते हैं तो हर बार मैं और शुभज्योत पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों, जिन्हें तब 7 सिस्टर्स कहा जाता था, उन पर, वहाँ की संस्कृति पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसके क्लाइंट के लिए बना रहे थे। शुभज्योत अत्यंत बुद्धिमान, अध्ययनशील, कलात्मक, लेकिन उतना ही भावुक और बेफिक्र। मुंबई के एक फिल्म फेस्टिवल में हमारी पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गई। हमें जोड़ने वाला एक समान धागा था, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज। किसी भी ईरानी होटल या कैफ़े में हम दोनों घंटों इन्हीं विषयों पर चर्चा करते रहते थे। यह डॉक्यूमेंट्री का काम शुभज्योत को मिला था, लेकिन मेरे ऊपर और मेरी रचनात्मकता पर उसका मुझसे भी शायद ज़्यादा विश्वास था। फिर हमारा गहन अध्ययन शुरू हुआ। फ्लोरा फाउंटेन, लेमिंगटन रोड, गिरगांव के विभिन्न बुक डिपो में संदर्भ पुस्तकों की खोज, तब के वीटी, आज के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फ्लोरा फाउंटेन तक के, विशेष रूप से फाउंटेन सर्कल के आसपास के दुकानों और फुटपाथ के किनारे बसे किताबों के ठेलों पर, उन तब के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर किताबें ढूंढ ढूंढ कर निकालना, इन कामों में हम दिन रात जुटे रहे थे। ब्रिटिशों के काल से इन पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें कहते थे, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा समाये हुए थे। लेकिन तब सिक्किम को उनका भाई कहा जाता था। ये राज्य एक दूसरे से सटे हुए और एक साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। आज उन्हें अष्टलक्ष्मी इस यथार्थ शब्दों से सम्मानित किया जाता है। फिर मणिपुर का इतिहास, संस्कृति, रिवाजों, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की परंपरा और लोक कलाएँ, उन सभी को जानने के लिए उन किताबों का अध्ययन करना, नोट्स बनाना और स्क्रिप्ट का प्रारूप तैयार करना, उसके बाद वहाँ जाकर स्थल निरीक्षण और फिर एक सख्त टाइम टेबल तैयार करते वास्तविक शूटिंग। तब किए गए अध्ययन में समझा, वहाँ घूमते घूमते देखा हुआ और वहाँ के अनुभवों से जाना हुआ मणिपुर आज भी मेरे मन में उतना ही ताज़ा है। लेकिन आज का मणिपुर, 3 सालों पहले यह राज्य किस भयावह स्थिति से गुजर रहा था, आज मैं आपको वो उलझे हुए प्रश्नों के ताने बाने में ले जाऊंगा, जहाँ तमाम बाहरी सवाल आपस में ऐसी गहरी गांठ में बंध गए हैं कि उन्हें खोलना बिल्कुल ही आसान नहीं था। मणिपुर की कहानी जानने के लिए हमें वहाँ की मिट्टी, पर्वत, नदियों से लेकर रीति रिवाज, संस्कृति और इतिहास में उतरना होगा। मणिपुर कभी एक छोटा सा सार्वभौमिक राज्य था। इस गौरवशाली इतिहास का लिखित सबूत हमें ईस्वी सन 33 तक पीछे ले जाता है, जब राजा पाखांबा ने वहाँ शासन आरंभ किया था। 120 साल तक पाखांबा वंश की छाया मणिपुर पर रही। फिर कियांबा, खोगेम्बा, चरेरोम्बा, गरीब निवाजा, भाग्यचंद्र यानी जयसिंह
और गंभीर सिंह जैसे वीर शासकों ने मणिपुर की रक्षा की। हर युग में बर्मी मोर्चे से टकराव होता रहा, वही बर्मा जो आज का म्यांमार है, और दोनों की सीमा अक्सर शांति के बजाय संघर्ष का मैदान ही बन गई थी। इन संघर्षों ने मणिपुर के दिल में गहरी कटु यादें छोड़ दी, भाषा के अंदर, रीति रिवाजों में, और सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों की आंखों में आज भी एक पुरानी पीड़ा दौड़ी दिखाई देती है। 19वीं सदी की शुरुआत तक मणिपुर ने अपनी आज़ादी और सार्वभौमत्व बनाए रखा, लेकिन 1819 से 1825 तक बर्मा ने इसे अपने कब्जे में लेने की जंग लड़ी। 7 साल तक बर्मी शासन ने मैतेई समुदाय के सीने पर इतना गहरा निशाना छोड़ा कि आज तक वो जख्म पूरी तरह से भर नहीं पाया है। 24 अप्रैल 1891 में खोंगजोंग की लड़ाई में ब्रिटिश सेना से मुकाबला करते हुए शूर योद्धा पवना ब्रजवासी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी दिन से मणिपुर का ब्रिटिश राज के अधीन जाना शुरू हुआ और 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही मणिपुर भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। 15 अक्टूबर 1949 को विलीनीकरण समझौते के बाद मणिपुर भारत का हिस्सा बना, मगर राज्य का दर्जा उसे 21 जनवरी 1972 को मिला। फिर भी 1950 के दशक से ही स्थानीय भावनाएं भारत के साथ जुड़ने लगी थी। आज की कहानी उन नागाओं के उस समुदाय की भी है जो पूर्वोत्तर के दुर्गम पर्वतीय इलाकों में बसे हुए हैं, जहां सड़कें सदियों तक थमी थी और विकास की रफ्तार भी बरसों तक ठहरी हुई थी। 1950 के बाद से 2003-2004 तक ये नागा धीरे धीरे खामोशी से मणिपुर में अशांति की चिंगारी जलाए रखे थे, क्योंकि कुकी समुदाय की तेज बढ़ती पहुंच शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की दीवारें खड़ी थी। मणिपुर की जमीन दिखने में एक गहरी कटोरी यानी डिश जैसी है। मैतेई समाज मैदानी घाटियों में रहते हैं। जो मैदानी प्रदेश कुल भूभाग का सिर्फ 10% ही है। मतलब राज्य की 55 से 60% आबादी बस उन 10% भूप्रदेश में ही आज भी रहती है, और आसपास के घाटियों से घिरे हुए पहाड़ी इलाकों में भूभाग के 90% से ज़्यादा क्षेत्र पर कुकी जनजाति फैली हुई है, जो कुल जनसंख्या का मात्र लगभग 15% हिस्सा है। उन्हीं पहाड़ी इलाकों में म्यांमार से महज 15-16 किलोमीटर दूर कुकी समाजों के गांव में बसा एक अकेला मैतेई समाज का गांव भी है, लेकिन सदियों से वहां भी भाईचारा बनाए रखते हंसता खेलता माहौल ही रहा था। उस गांव का नाम है क्वाथा। हर नवंबर वहां रंग बिरंगे कुदरती नज़ारों के माहौल में संगीत और लोक नृत्यों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे क्वाथा महोत्सव कहा जाता है। उस महोत्सव का आनंद लेने देश विदेश से लोग वहां आते हैं और मणिपुरी संस्कृति की आत्मा महसूस करते हैं। लेकिन इन्हीं खूबसूरत परिदृश्यों में कहीं अंदर से सुप्त ज्वालामुखी धधक रहा था। 3 मई 2023 की शाम को पहली गोली चली और फिर ऐसा आग का गोला फूट पड़ा कि कुछ ही पलों में माहौल राख रंगोली सा उड़ गया। हजारों घर जलकर खाक हुए, सैकड़ों परिवार बिखर गए और कुछ लोग जीवन की लूट में खो गए। उस उग्र विस्फोट की बुनियाद के पीछे रहा था मैतेई समुदाय को SC/ST आरक्षण मिलने का पुराना सवाल। आग्रह था कि जैसे आदिवासी कुकियों को आरक्षण मिला, वैसा ही मैतेइयों को भी मिले। आदिवासी संगठनों ने विरोध का मोर्चा निकाला और 3 मई 2023 को
पहाड़ी जिलों में एकता मार्च का आयोजन किया। चूराचंद के आसपास पहले से चले रहे आपसी तनाव ने फिर ऐसा जोर पकड़ा और घमासान दंगों की शुरुआत हो गई। लेकिन ताबड़तोड़ हिंसा की चिंगारी जुलाई 2023 में उस शर्मनाक स्थानीय महिलाओं की अमानवीय निंदनीय घटना का वीडियो वायरल किया जाने से भड़क उठी थी। नतीजा था करीब 250 लोगों की कथित मौत, 60,000 से ज़्यादा विस्थापित, हजारों घर गिरे। शहर में बसे कुकी पहाड़ी गांवों में लौटे और मैतेई कुकी दोनों समाजों के बीच युद्ध का ऐसा मंजर उभरा मानो दोनों आने वाले दशकों की कुर्बानी के युद्ध के लिए ही सज्ज हुए हो। लेकिन केंद्र सरकार की लगातार कोशिशों का नतीजा आज फिर से वहाँ शांति की गुंजन आसमां में सुनाई देने लगी है। असल में तो यह झगड़ा सिर्फ स्थानीय आरक्षण का नहीं, यह एक संवेदनशील राजनैतिक भू-रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गया है और इसलिए यह मामला बेहद ही गंभीर स्वरूप धारण किया हुआ था। इन सभी में सबसे दुखद यह बात है, कुछ विपक्षी नेता तो अपने प्रदेश दौरे में भी इन बातों का जिक्र करते हैं। इस मामले पर विदेश जाकर भी टिक्का टिप्पणियां तक करते हैं। इन संवेदनशील और भारत के आंतरिक मामलों पर भी आलोचना करने लगते हैं। यह बेहद घातक है। यह एक अत्यंत नाजुक मामला है जिसमें एक गलत कदम पूरे रुग्ण घाव को गैंग्रीन में बदल सकता है। ऐसी स्थिति में जब मणिपुर जैसे नाजुक विषय पर विपक्षी दलों राजनीतिक हथियार बनाकर उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, वह तो सबसे दुर्भाग्यवश है। मणिपुर में जो कुछ हुआ वह बीत गया है। जो भी गलतियां हुई हो उन पर शब्द शस्त्र चलाना अब बंद होना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रदेश का मुद्दा नहीं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ा हुआ मामला है। अब परिस्थितियों में काफ़ी सुधार आने लगे हैं। जल्द ही फिर से एक बार मेरे नज़र के सामने के 30-35 सालों पहले के मणिपुर के मनभावन दृश्यों फिर से एक बार दिखाई देने लगेंगे। पहाड़ों के सौंदर्य के नज़ारे मनमोहक, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की महक। पहाड़ों के सौंदर्य के नज़ारे मनमोहक, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की महक। आसमां में नीले रंगों के तेजस्वी बादल, चारों ओर हरियाली के पन्नों की मखमल। झरनों से बहता शुभ्र चमचमता पानी, सोने पे सुहागा। ऐसे मणिपुर के लोग लुभावनी, यही मणिपुर की पहचान थी और हमेशा ही रहेगी।